हम लोग सड़कों पर निकलते हैं और हम तो हर दिन को आखिरी दिन मानते हैं। ऐसे घमंड में, लेकिन उन्हें नू नहीं पता, उनकी मां भी नहीं बचा सकती उन्हें। फिर सरकार को जेल वो जाते हैं, जेल जब वो जेल जाते हैं तो वहां बैठ कर वे सोचते हैं कि हम किसकी वजह से जेल। वो बच्चे नहीं है। हम सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अपने आप सिक्योरिटी लेने को हमला कर दिया है। जिसकी रक्षा इतना बड़ा समाज करता हो, जिसकी रक्षा जो है सम्राट वीर भोज के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा छोटू राम के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा सतगुरु रविदास जी महाराज के बच्चे करते हैं, जिसकी रक्षा भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे करते हैं, उनको लगा कि वो उसको मिटा देंगे। ये किसान कमेरों की आवाज है। ये मिट्टी का भले ही हो, लेकिन इसके लोगों ने इसे बड़ा ताकतवर बना। ये एमपी एमएलए भले ही ना हो, लेकिन ये अच्छी अच्छी सरकारों का गला पकड़ने का दम रखता है। ये बात सब लोग जानते हैं। अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, हम उस आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन फिर 21 मई 2017 को आप मेरे समाज के सिर माथे सारे लोगों ने आके यही जंतर मंतर, इसी पर आकर आपने मेरे हौसलों को बुलंद करके कहा कि लड़, हम तेरे साथ हैं। और वो दिन है, आज का दिन है। चाहे मैं सीए तेलंगाना में जेल गया हूं, चाहे मैं ऐसी एक ताकत को लेकर गुरु रविदास घर की तरफ चल दिया था, जब इन्होंने मेरी 250 लाठी मार के खाल उतार दिए कि सच्चो साहब अब तो एसीपी हो गए। जहां रात को मुझे जानवर की तरह मार कर घेरा गया, वो यही खड़े हैं। उनके जो साथी जिस थाने में मुझे मारा गया था 2-2, 3-3 बार, वो भी मुझे सवेरे मिले थे। मैंने उनसे एक दिन पहले भी ये बात कही, जब मैं पहलवानों के आदमी आदमी भूलता नहीं हूं भाई। जिसने 1 इंच भी साथ दिया, कतरा कतरा उसके लिए बहा दूंगा। लेकिन जिसने मेरे लोगों को फंसाया, जबकि आप जानते हैं कि मैं संविधान में विश्वास रखता हूं, चलो माफ कर दूंगा उसे भी, उसे भी माफ कर दूंगा। लेकिन इस बार आपने देखा कि क्या हुआ। जब वो सीबीआई से नहीं रोक पाए, ईडी से नहीं रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, जब वो झूठे मुकदमों से नहीं रोक पाए, जेल से नहीं रोक पाए, तो कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। आपकी गोली की तमन्ना सच्ची थी और मेरे लोगों के खून के आंसुओं की संघर्ष की तमन्ना सच्ची थी। अगर आपके गोलियों की तमन्ना सच्ची होती और मुझे कोई आगे की लड़ाई न लड़नी होती, तो उसी दिन प्रकृति जो है मुझे खत्म कर देती, क्योंकि गोली से का जो सामना वो बड़ा खतरनाक था। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, मैं आपका खून हूं। मैं कल भी था रहा था, आज भी था रहा हूं। अब चाहे फंस पर रहूं या आस पर रहूं या मिट जाऊं, मेरे खून का एक एक कतरा आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा खर्च होगा। मेरी बात को याद रखें। लोगों ने कितना गुमराह किया आपको, क्या क्या नहीं बताया, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, फिर भी नहीं रोक पाए। क्योंकि जब एक गरीब का बेटा खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। लोगों को लगता है कि ये देश अमीरों का है और अमीर इस देश में राज करेंगे और गरीब जो है वो खून के आंसू रोगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं, गरीब इस देश में खून के आंसू रोने का नहीं, और गरीब इस देश में राज करेगा। ये बात लेके हम लोग सड़कों पर निकलते हैं और हम तो हर दिन को आखिरी दिन मानते हैं। बात मेरी उसकी नहीं थी। जब मैं ज्ञापन पढ़ूंगा आपको पता लग जाएगा कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आया, या मैं अपनी सुरक्षा की मांग करने आया, या मैं सीबीआई जांच की मांग करने आया। मैं आपको बता दूंगा। मैंने समाज को इसलिए बुलाया अपने नाम से, क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे आप एक रोटी कम हो, चाहे आपको पानी ना मिले, चाहे गर्मी आपको कितनी परेशान कर रही हो, लेकिन आप मेरी बात के साथ खड़े रहोगे। और दिल्ली में आज आपने इतिहास लिख कर दोबारा दिखा दिया मेरे लोगों। मुझे गर्व है आपको, मुझे गर्व है कि मैं गरीब समाज में जन्मा था। मेरा समाज गरीब है और मेरा समाज सम्राट अशोक की तरह गरीब रहेगा। मुझे इस बात का ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आज के जो हालात है ना, इन हालातों में गरीब के बेटे को रोकना
जो ईमानदार भी है और संघर्षशील भी है, और जिसके गले में पट्टा नहीं है किसी का, वो बड़ा खतरनाक है। जब मैं कहता हूं ना, मुझे आदत है, पश्चिम के लोग हैं तो भाई आप इसे हम ही माना करो, ठीक है, इसे आप हम माना करो सारी, क्योंकि भाई मैं भी तो भीम आर्मी का आपकी तरह सिपाही हूं, एक छोटा सा। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा जो पैदल चल रहा है, दोनों हाथ उठाकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं धन्यवाद दूंगा उनका जो साइकिल से आए, फिर मैं धन्यवाद दूंगा उनका जो बारिश में भीगे तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करा, उनका हौसला नहीं दिया, जिन्होंने औरों को भी प्रेरित किया। और फिर मैं धन्यवाद दूंगा जो बस से आए, ट्रेन से आए, कैसे कैसे आए, भूखे पेट आए, कैसे आए। मैं आज अपने परिवार के बीच में हूं, नेता नहीं हूं, यहाँ आपका खून हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बात की शुरुआत में ही। अगर मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं गरीबों की, कमजोरों की, पहले होता क्या था आप जानते हो, मैं आपका खून हूं कि गांव में ताकतवर आदमी, सामंती आदमी जिस बहन की बच्ची की चाहे उसकी चुन्नी खींच ले, उसके कपड़े खींच ले, उसको नोच ले, आखिर गांव में पंचायत होकर बात निमट जाती थी। किसी की बारात रोक दो, किसी के ऊपर पेशाब कर दो, किसी को थूक दो, किसी में थूक चटवा दो, किसी की मूंछ काट लो, किसी की पानी छूने पर हत्या कर दो। तो पहले ये ताकतवर लोग था, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मगर जब से भीम आर्मी के सच्चे पहरेदार मैदान में आए हैं देश के अंदर, वो कर तो देते हैं घमंड में, लेकिन उन्हें मुंह नहीं बता, उनकी मां भी नहीं बचा सकती उन्हें। फिर सरकार को फिर वो जाते हैं जेल। जब वो जेल जाते हैं तो वहां बैठ के वो सोचते हैं कि हम किसकी वजह से जेल जा रहे हैं। तो जब वो जेल जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं पता है? वो जेल जाके ये कहते हैं बाहर निकलते कि इस आदमी को निपटाओ, वरना तो हमारा एक छत्र जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा इस देश। उन्होंने शुरुआत ये यहां नहीं की, उन्होंने शुरुआत बिहार में की, जब भाई राकेश पासवान को उन्होंने 20 गोली मारी। हम समझ नहीं पाए, 20 गोली मारने के बाद उन्होंने डर जाए, लेकिन आप डरे नहीं। फिर उन्होंने विदिशा में हमारे जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह की हत्या करी। फिर भी नहीं हम डरे, हम आंदोलन में आए, हमारी जान चली गई, तब भी नहीं डरे। फिर उन्हें लगा कि भाई जड़ ही काटो, टहने भी मजबूत है, जड़ भी मजबूत है, पत्ते भी मजबूत है, भाई जड़ ही काटो तो बाबा साहब बड़े रुकने के लिए। तो जड़ काटने का वो क्या था कि चंद्रशेखर आजाद को निपटा दो। देखो वो तो बच्चे हैं जिन्होंने ये किया है, सच बात बता रहा हूं, बच्चे, लेकिन उनके हाथ पीछे जो है ना, जिन्होंने उनके हाथ में हथियार दिए वो बच्चे नहीं है। हम सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अपने आप सिक्योरिटी लेने को हमला कर दिया है। जिसकी रक्षा इतना बड़ा समाज करता हो, जिसकी रक्षा जो है सम्राट वीर भोज के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा छोटू राम के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा सतगुरु रविदास जी महाराज के बच्चे करते हैं, जिसकी रक्षा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के बच्चे करते हो, उनको लगा कि वो उसको मिटा देंगे। ये किसान कमेरों की आवाज है, ये मिट्टी का भले ही हो, लेकिन इसके लोगों ने इसे बड़ा ताकतवर बनाया। ये एमपी-एमएलए भले ही ना हो, लेकिन ये अच्छी अच्छी सरकारों का गला पकड़ने का दम रखता है, ये बात सब लोग जानते हैं। सम्मानित साथियों, आज इस पावन अवसर पे, क्योंकि भीम आर्मी का स्थापना दिवस भी है, और साल पहले आज ही के दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम हमारे सिपाहियों ने यह ऐलान किया था कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम के संगठन के जरिए हम इस देश में मनुवाद, ब्राह्मणवाद की जड़ें काट देंगे। जो कारवा एक छप्पर से चला, आज वो कारवा सैलाब के रूप में दिल्ली की सड़कों पे है। प्राइमरी स्कूल के मास्टर के इस बेटे ने कभी सोचा नहीं था कि अगर ईमानदारी से काम करने वाले को इतना प्यार मिलता है तो फिर लोग ईमानदारी से क्यों नहीं काम करते। तो मैं इस पावन अवसर पे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं।
लड़ाई गलत लड़ रहा हूं और ये लड़ाई मुझे नहीं लड़नी चाहिए, तो आप आज इशारा कर दो। मैं ईमानदार से कह रहा हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिख के दे दूंगा कि हम ये संगठन बंद करके कोई खेती किसानी का काम कर लेंगे। जो आखिरी में बैठे हैं वो सब लोग बताओ भाई, ऐसा नहीं चलेगा, हाथ उठा के बताओ, ये काम बंद कर दूं। अच्छा सुनो, फिर गौर करो, एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ। ये काम कामयाब कैसे होगा ये भी समझते हो? कब तक मैं आपको दिल्ली बुलाता रहूंगा, भोपाल बुलाता रहूंगा, भरतपुर बुलाता रहूंगा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बुलाता रहूंगा, झारखंड बुलाता रहूंगा? कब तक? हर चीज की एक सीमा होती है। मैं भी आपको बुला बुला के थक गया, लेकिन जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो बंद नहीं हो रहा है। अन्याय अत्याचार बंद करने के लिए पहली 3 बातों पर आप गौर कर लो। पहली ये कि हमें संविधान ने बराबर के अधिकार दिए हैं, सत्ता में हमारे लोग नहीं हैं, इस वजह से, क्योंकि जिनकी सत्ता होती है उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता है। तो मान्यवर काशीराम साहब कैडर में एक बताया करते थे कि हमारे पास 5 तरह के बल हैं। कितनी तरह के? 5 तरह के। आवाज आ रही है? गर्मी तो नहीं लग रही? बताओ, गर्मी लगे तो बंद करो। तो 5 तरह के बल है। पहला बल है बुद्धि बल। भाई कान से सुनो, वरना इसके चक्कर में पड़ जाओगे, सब खत्म हो जाओगे। पहला बल है बुद्धि बल, दूसरा बल है धन बल, तीसरा बल है बाहुबल, और चौथा बल है जल बल, और 5वां बल है मनोबल। अगर जिसका मनोबल गिर जाए उसके लिए चारों बल बेकार हैं। मनोबल किसे कहते हैं? कि जब आप पहले ही हार मान लो। साहब भी कहते थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कह रहा हूं कि पहले तो दलित समाज जो है अपना, वो दलितपन छोड़े, अन्याय का जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। हम इस देश में इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम बच्चियां पैदा हो हमारे घर में और उनको नोच लिया जाए, जैसे मणिपुर में नोचा जा रहा है हमारी आदिवासी बहनों को। हम लोगों ने इसलिए अपने परिवारों को आगे नहीं बढ़ाया कि कोई मुंह रखने पर उनकी हत्या कर दे, कोई उनको जूते में पानी पिलाए, कोई उनके सर पे पेशाब कर दे। इसलिए हमारे माँ बापों ने हमें जन्म नहीं दिया। इसलिए अपने मनोबल को ऊंचा करो। ये लोकतंत्र है, जिनके पास लोग होते हैं, जिनको उनका राज होता है। लोग आपके पास हैं, लेकिन राज कैसे आएगा इसका तरीका आपको बता देता हूं। राज ऐसे आएगा, जिन्होंने पहले काम किया, हमारे लोगों को मैं सुनता हूं कहते पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो तैयार नहीं है बहुजन भाईचारे के लिए। ये बात बार बार कही जाती है कि पिछड़े वर्ग के लोग तैयार नहीं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, सच क्या है। सच ये है, और आप इस बात को मेरी सुनोगे, कि पहले दलित समाज के लोगों को पढ़ा के अपने पैरों पे खड़े करके किताबें लिख के अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले जो शुरुआत किसी ने की, गुलाम भारत में अंग्रेजों के गुलाम जब हम थे, तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने की, जो पिछड़े समाज से आते हैं। उन्हीं को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। बाबा साहब 91 में पैदा हुए और ज्योतिबा फूले 1890 में चले गए। उन्होंने अपना सारा जीवन इस समाज को पैरों पर खड़ा होने के लिए दिल लगाया, क्योंकि बाबा साहब ने भी अपने नारे में कहा, शिक्षित बनो। भाई चारों लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, पहुंची भर कर बिठा लो, बिठा लो। फिर छत्रपति साहू जी महाराज को याद करो, जिन्होंने बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में योगदान किया, उनकी प्रेस के लिए पैसा दिया। वो हमारे पिछड़े समाज के इतने बड़े नेता थे। राजा होते उन्होंने समाज से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आपके समाज के सच्चे नेता, इनका साथ दो। आप ये बताओ, वो भी पिछड़े समाज के थे। पेरियारी रामास्वामी नायकर, वो भी पिछड़े समाज के थे। नारायण गुरु, वो भी पिछड़े समाज के थे। सर छोटू राम, वो भी पिछड़े समाज के थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, वो भी पिछड़े समाज के थे।
जननायक कपूरी ठाकुर वो भी पिछड़े समाज के थे, महामना रामस्वरूप वर्मा वो भी पिछड़े समाज के थे, और जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, चाहे शहीद आजम भगत सिंह रहे हों या कोतवाल धन सिंह गुजर रहे हों, शहीद उधम सिंह रहे हों, करतार सिंह सराभा रहे हों, वो भी इसी वंचित पिछड़े समाज के थे। उन्होंने अपना काम कर दिया। अगर आप चाहते हो कि बहुजन एकता बढ़े, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको जाके बहुजन आंदोलन को समझाने का काम करो। जैसे पहले उन्होंने घर घर जाके आपको समझाने का काम किया, ऐसे आप भी जो है अब घर घर जाके उनको समझाने का काम करो। पहले नल्ले यादव भी पिछड़े समाज से थे, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई। आप ये सोचते हो कि वो गलत है, नहीं, कुछ गलतियां हुई है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, वरना पिछड़ा समाज भी ब्राह्मणवाद मनुवाद का सबसे बड़ा जो है विरोधी बैठा है, और ये बात उन्होंने 19 के दशक में करके भी दिखाई है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको और आगे बात को बढ़ाना तो अपने पराये में फर्क समझना पड़ेगा। जब सब लोगों ने रास्ते बंद कर दिए और कहा बाबा साहब अम्बेडकर, खिड़कियां तो, दरवाजे तो बहुत दूर, खिड़कियां भी बंद कर देंगे, घुसने नहीं देंगे संविधान सभा में, तब उनको खुलना ढाका से कि खुलना सीट से जिताकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजने वाले लोग वो मुस्लिम समाज के थे। उन्होंने भी अपना जो है पहले हक अदा किया, संसद में बाबा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब गए, तब जाके संविधान लिखने का मौका मिला, तब जाके आपको हक अधिकार मिले। आज वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई हमने तो समय समय पे अपना काम किया, हमारे लिए कौन लड़ेगा। इसलिए मैं सीए एसपीआर एनआरसी के आंदोलन में मिल गया, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि आपका अपना कौन है और आपका पराया दुश्मन कौन। अभी मंच पे तमाम पार्टियों के नेता बैठे थे, उनको पार्लियामेंट जाना था, हमारे आरजेडी के नेता बैठे थे, मैं उनसे कहता अगर वो होते कि भाई मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी पार्टी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आपके राज में हमारे लोग भी खाल उतारी जा रही है, आपके यहाँ आयोग नहीं बना हुआ भाई, आप भी कुछ करके दिखाओ। दूसरों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। उनके यहाँ SC आयोग नहीं है, महिला आयोग नहीं है, उनके यहाँ राकेश पासवान की हत्या कर दी जाती है, आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। मुझे उनसे भी कहना था, लेकिन समय कभी चले गए। हमारे कांग्रेस के नेता भी बहुत सम्मानित साथी भाई आए थे, मैं उनका भी बड़ा सम्मान करता हूं। भाई बात बंद कर दूं, ये इसको देखना, मैं उनसे भी पूछता कि भाई मैं आपके सीनियर नेताओं का भी वो लड़ रहे सम्मान करता हूं, लेकिन जब आपके यहाँ इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, जब आपके यहाँ ओम प्रकाश रायगर, जोधपुर की बिटिया, जेएनयू के स्कूल की बच्ची, जब उनके साथ अन्याय होता है तो भाई आप भी कुछ करके दिखाओ। सिर्फ गाली देने से काम नहीं चलने का कि दूसरी सरकार खराब है, आपके राज में भी बहुत कुछ भला नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि जब तक आपकी अपनी ताकत नहीं बढ़ेगी, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात को याद रखना, किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, मैं आपको पूंछ बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मूंछ की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा हूं कि अपना हुक्का अपना मरोड़, और मन आया तो पिया नहीं दिया फोड़। ठीक है, अपनी ताकत बनाओ। जब आपका विधायक जीतेगा, जब आपका MP जीतेगा, आपका व्यक्ति सदन में होगा, फिर अगर अन्याय अत्याचार होगा तो फिर हम हिसाब करेंगे। हमारा एक एक अम्बेडकरवादी सदन को चलने नहीं देगा, चाहे सदन ये वाला हो या विधानसभाओं के सदन है। तो सारी बात मैंने आपको बता दी। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मेरा जो गिरता हौसला, जो गिर नहीं सकता आप जानते हो, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि कहते हैं पुनर्जन्म होता है, मैं तो मानता नहीं, लेकिन सच ये है कि जब वो गोली चली थी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने अधिकारी को फोन करके कहा कि गोली तो लगी है, लेकिन लगी कहां ये पता नहीं भाई। और पिछला जन्म भी जीवन भी आपके लिए था एक खतरा, और ये जीवन भी आपके लिए, ये ऐलान करने के लिए आपको मिला। दूसरा, CBI जांच क्यों जरूरी है, ये भी सुन लो।
जो लोग ये कह रहे थे सुरक्षा के लिए गोली चलवाई या करा, तमाशा बना रहे थे, उनको आदत है मुझे निष्ठा दिखाने की, आदत है उनको, क्योंकि उनपे ये गरीब का बेटा पच नहीं रहा भाई, ये कमेरी माँ का बेटा पच नहीं रहा उन पे। तो मैं भी उनको बता देना चाहता हूं कि हो सकता है आपके मालिकों के हाथ भी इसमें शामिल ना हो, इसलिए मैं इसकी सीबीआई जांच चाहता हूं कि मेरे जान से ज्यादा, मेरी जान से, मेरे लोगों से ज्यादा दूसरों को क्यों प्यार हो गया है, वो क्यों मेरी जान लेना चाहते हो। तो प्रकृति के आशीर्वाद से, आप भाइयों के सहयोग से, प्रार्थना दुआओं से मैं आपके बीच में हूं, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आज यहाँ आप इकट्ठा तो होते, मेरी तस्वीर लगी होती और आप रो रहे होते कि भाई हमारा भाई चला गया। मैं जानता हूं कैसे कैसे उधार पैसे लेकर आए होंगे, और आने जाने के बाद जब खबर आएगी क्या आपका कोई और मुसीबत ना पड़ जाए, लेकिन जब आप अपनी जगह से नहीं हिलते तो फिर मेरे साथ कोई मुसीबत आ जाए, मुझे भी हिलने का मेरा मन नहीं करता। आप बताओ कैसे छोड़ दूं, आपके हाथ कैसे छोड़ूं, आप बताओ कैसे छोड़ूं आपके हाथ जिन्होंने मेरे लिए दिन रात नहीं देखा, आंधी तूफान नहीं देखा, गर्मी नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, कोई भी मुसीबत नहीं देखी, भूख प्यास, उनका हाथ कैसे छोड़ दूं, उस समाज का हाथ कैसे छोड़ दूं, कैसे डर के घर में बैठ जाऊं, कैसे सीना तान के आपका खून होकर बाहर ना हो। इसलिए यहां मैदान में हूं कि ये मैं समझना डर गया हूं, जिस दिन डर गया ये समझना कि मर गया हूं। जब तक जिंदा हूं पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ूंगा। दिल्ली के भी बहुत साथी आए, मध्य प्रदेश के बहुत साथी आए, 22-23 स्टेट से साथी आए, थोड़े थोड़े अपना अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। 2-2 हजार किलोमीटर से लोग आए, उड़ीसा से आए, झारखंड से आए, तेलंगाना से आए, कर्नाटक से आए, त्रिपुरा से आए, असम से आए, बंगाल से आए, बिहार से आए, राजस्थान से आए, कश्मीर से आए, पंजाब से आए, हरियाणा से आए, यूपी से आए। यूपी वालों का तो खून तो भाई, खून तो सभी का हो, वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आजकल। तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ता हूं, आप ज्ञापन को गौर से पढ़ ले, सुन लेना एक बार, बहुत महत्वपूर्ण है ये ज्ञापन। और ये ज्ञापन इसलिए जरूरी है